एवरीवन। तो आज हम जीएसटी में एक बहुत ही सिंपल टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो फुल फ्लेज क्वेश्चंस में भी आ सकता है और कहीं ना कहीं एमसीक्यू में भी उसको पूछा जा सकता है। चैप्टर का नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हमें वैल्यू निकालनी ही कब पड़ेगी एक सप्लाई की। तो अगर एक सप्लाई टैक्सेबल पर्सन करेगा, दैट इज टैक्सेबल पर्सन डूइंग अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज अंडर अ टैक्सेबल टेरिटरी। अब देखो, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है ना, तो हम मानेंगे वो सप्लाई या फिर वो हम उसको टैक्सेबल ही नहीं कंसिडर करेंगे। अगर हम टैक्सेबल ही नहीं कंसिडर करेंगे तो उस पर जीएसटी की बात ही नहीं आती। तो हम जीएसटी की तभी बात आएगी व्हेन, या फिर वैल्यू की भी तब बात आएगी। हम किसी सप्लाई की वैल्यू भी तभी लगाएंगे जब ये चारों कंडीशंस पूरी होगी, नहीं तो हमको वैल्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको जीएसटी नहीं निकालना। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज़ अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। बोथ की बात करेंगे हम, गुड्स एंड सर्विसेज की, दोनों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम ट्रांजैक्शन वैल्यू का नाम भी देते हैं, जिसको एसेस्ड वैल्यू भी कहते हैं। इसके लिए 3 कंडीशंस आपकी होनी चाहिए। एक सप्लायर होना चाहिए, एक रेसिपिएंट होना चाहिए, दूसरी चीज़ वो अनरिलेटेड होना चाहिए, एंड प्राइस इज़ अ सोल कंसिडरेशन, सोल यानी कि अकेला। अब देखो, तीनों को, अगर सप्लायर और रेसिपिएंट नहीं है, आप आपस में ही सप्लाई करो, हम उसको सप्लाई नहीं मानते हैं अंडर द जीएसटी। फ्यू कंडीशंस आर देयर, डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, हम उसके भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम मेन पॉइंट को पकड़ के चलेंगे कि सप्लायर और रेसिपिएंट होना चाहिए। आप खुद को कोई सप्लाई नहीं करेंगे तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, वो दो लोग ऐसे होने चाहिए जो कि अनरिलेटेड है। क्यों? लेकिन देखो, अगर वो रिलेटेड होंगे तो अकाउंट्स में भी पड़ा होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, हमको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि अगर आप रिलेटेड पर्सन से अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो उसमें एरर, फ्रॉड के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हम कंसिडर करेंगे कि शायद आपने ना उसको सही प्राइस पे नहीं बेचा होगा, यानी कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं करा होगा, जो रेगुलर मार्केट प्राइस है उस पर नहीं बेचा होगा। तीसरी चीज़, प्राइस इज़ द सोल कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट दे दिया, यानी कि बार्टर सिस्टम कर दिया, तो फिर हम उसकी वैल्यू कैसे फाउंड आउट करेंगे? फिर तो हम उस प्रोडक्ट की फाउंड आउट कर रहे हैं जो बार्टर में गया है। लेकिन अगर प्राइस ओनली कंसिडरेशन होगी हमारी, तो ही हम उसकी पूरी की वैल्यू निकाल पाएंगे। 3 सेक्शंस है, एंड सेक्शन एक ही है, 3 सब क्लॉज में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन 15(1 जो ये बातें करता है, दूसरा जो कि हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालता है, दूसरा क्या क्या इंक्लूड होता है सेक्शन 15(2 में, एंड 3 में क्या क्या एक्सक्लूड करना है आपको वैल्यू सप्लाई निकालने के लिए। वैसे बहुत ईजी है, 3 में ही आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, विच इज़ इंटरेस्ट, सब्सिडी एंड द डिस्काउंट पार्ट, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सेक्शन 52 देखो किसकी बात करता है, सारे के सारे इंक्लूजन, बहुत सिंपल है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। पहला, कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, किसी भी तरीके का, मतलब कि आप समझो कि एक प्रोडक्ट को या सर्विसेज को उसकी वो स्टेबल कंडीशन में जिसमें आप उसको बेच सकते हो या यूज़ करवा सकते हो, यूज़ करने लायक है वो, उस कंडीशन में लाने के लिए, उस स्टेट में लाने के लिए जो जो भी खर्चा होता है ना, वो सब इंक्लूड होगा। अगर किसी कस्टमर ने आपको बोला है इसको पैक करके दो, तो वो पैकिंग इंक्लूड होगी। वो कह रहा है कि हमको यहाँ तक सामान पहुँचा के दो, तो वो इंक्लूड होगा। मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज़ है, रेडी टू सेल है, मतलब अब उसमें कुछ नहीं करना, वो रेडी एकदम। अगर वो रेडी नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम वैल्यू में नहीं इंक्लूड करेंगे, वो टोटल वैल्यू इंक्लूड होगी। तभी हम कहते हैं किसी भी तरीके के टैक्सेस, ड्यूटीज़ वगैरह सब ऐड होंगी। अब देखो, जीएसटी नहीं ऐड करते क्योंकि हमको फाइनली जीएसटी निकालनी, तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगा सकते, जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, टीसीएस, अब टीसीएस हमारे सिलेबस में है सी इंटर के, तो टीसीएस इंक्लूड नहीं होता है, बिकॉज आप देखो टीसीएस एक फॉर्म ऑफ कलेक्शन और जीएसटी ही है, बट वो हम पहले ले लेते हैं, हम पहले काट लेते हैं, तो वो नहीं इंक्लूड होगा। दूसरा, एक केरला फ्लड सेस था, ये पहले था, अब इतना नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। मगर बस याद रखने के लिए, जीएसटी, टीसीएस एंड केरला फ्लड टैक्स, ये तीनों चीज़ें ऐड नहीं होंगी।
बाकी सब किसी भी तरीके के टैक्सेस ऐड होंगे। सेकंड है कोई भी अमाउंट इनकर्ड करी है रिसिपेंट ने ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लाई, यानी कि ड्यूटी सप्लायर की थी। जैसे कि कोई प्रोडक्ट था वो घर तक डिलीवर कराना था, सप्लायर की ड्यूटी थी, लेकिन वो डिलीवर हुआ और रिसिपेंट ने उसके पैसे दे दिए। वो जो बीच में ट्रांसपोर्टर था, वो ड्यूटी किसके, सप्लायर की दे दिए। किसने, बिहाफ पे अमाउंट दे दिया रिसिपेंट ने, तो अब वो अमाउंट भी इंक्लूड होगी। या फिर इसमें थर्ड पार्टी भी इंक्लूड होती है, यानी कि कोई रेसिपेंट सप्लायर के पास कोई सामान लेने गया, सप्लायर ने बोला मेरा ना एक और डेटर है, आप मेरा एक क्रेडिटर है, आप उसको पैसे दे दो मेरी जगह। तो मैंने अपने सप्लाई की जगह किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दी। अल्टीमेटली वो सप्लायर का ड्यूज़ मैंने पे कर दिया, तो कहीं ना कहीं सप्लायर के पास ही मैंने पैसे दे दिए, लेकिन तो हम उसको मान के चलते हैं हमने थर्ड पार्टी को पे कर दिया। इसको भी हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि देखो फाइनली दिए हमने किसी को भी हो, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर दे रहे हैं, लेकिन हम पैसे तो अपने दे दिए ना पूरे। तो वी विल कंसिडर इस अमाउंट को कि ये हमारी अमाउंट वैल्यू में इंक्लूड होगी। दूसरा है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, वही जो मैंने शुरू में बोला आपको, कोई भी कमीशन किसी भी तरह के पैकिंग के, इंस्पेक्शन के, इंस्टॉलेशन के, मतलब कि मान लो एसी है, अभी एसी सप्लाई करा मैं सप्लायर ने, लेकिन एसी जो है ना आप वो तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक दीवार पे नहीं लग जाए, है ना। सामने पड़ा है एसी, आप कुछ भी कर लो, आप चला नहीं सकते। तो वो रेडी टू यूज़ तब है जब वो इंस्टॉल हो जाएगा आपकी दीवार पे, ठीक है। तो उस इंस्टॉलेशन को कहते हैं कि अब वो रेडी टू यूज़ है, तो ये इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी हैं पूरे के पूरे हमारे इंक्लूड होंगे वैल्यू सप्लाई में। या फिर किसी ने बोला कि मेरे को किसी को गिफ्ट करना है, तो आप इसकी पैकिंग करके दो, अगर पैकिंग करके भी दे रहे हो तो वो पैकिंग के चार्जेस भी इंक्लूड होंगे। दूसरा आता है चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे रिसिपेंट को, सप्लायर को पेमेंट करनी थी, रिसिपेंट ने नहीं दी, और पहले से ये मान के चला था कि अगर आप टाइम पे नहीं दोगे तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब देखो इंटरेस्ट भी एक तरीके से उस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, उसमें इंक्लूड होगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी वैल्यू में इंक्लूड होगा। अब इसमें दो थोड़ा सा लोचा है। अभी क्या हो सकता है कि इंटरेस्ट जो होता है ना, एक वो वन टाइम पेमेंट होती है, ठीक है। तो अब वो ये नहीं कहेगा अच्छा इंटरेस्ट भी दो, अब इस पर जीएसटी भी दो, लेकिन जीएसटी इंटरेस्ट पे लगता है, तो फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम मान के चलेंगे जो हमको इंटरेस्ट मिला है दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अभी हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, मान लो अगर इंटरेस्ट लगना था पर मान लो एक ही दिन की देरी हुई, 2 ही दिन की देरी हुई, तो सप्लायर ने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट मत दो, वेव ऑफ कर दिया। यानी कि जब वेव ऑफ कर देता है सप्लायर तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, अगर इंटरेस्ट ही नहीं तो जीएसटी भी नहीं। तो अगर इंटरेस्ट है तो जीएसटी है, इंटरेस्ट नहीं है, वेव ऑफ कर दिया तो जीएसटी भी नहीं है। उसकी कैलकुलेशन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे, ज़रा से बाद हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सब्सिडी। सब्सिडी भी इंक्लूड होगी, लेकिन ओनली नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी, इसको भी हम आगे एक बार और डिस्कस करेंगे। चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, वही इंटरेस्ट और लेट फी पेनल्टी की बात हम करते हैं। अभी मैंने कहा था इंक्लूसिव और जीएसटी मानेंगे, वो कैसे, कोई पर्टिकुलर अमाउंट है, मान लो हम मान के चल रहे हैं उसमें 12% का इंटरेस्ट है, तो हम कह रहे हैं वो जो अमाउंट हमें एज इंटरेस्ट मिली है वो इंक्लूसिव है, यानी कि वो 112% के यूनिटरी मेथड है सिंपल, तो हम उसका 100% निकाल लेंगे। दैट इज़ कोई अमाउंट है उसका 112% 100% निकाल लेंगे, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट हो जाएगी। ये हम इंटरेस्ट की वैल्यू मान के चलते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि आप इंटरेस्ट रख लो उसके ऊपर, इंटरेस्ट को 100% मानो, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट लगाओ, नो, उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के चलते हैं। दूसरी हम सब्सिडी की बात कर लेते हैं। सब्सिडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओके। सब्सिडियरी, एक गवर्नमेंट वाली, एक नॉन गवर्नमेंट वाली। अब देखो जो गवर्नमेंट है वो प्लेन एंड प्लेन पता है, हमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट वाली तभी ऐड करनी है अगर वो लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज है, नॉट लिंक्ड है तो फिर नहीं प्लस करना। अब देखो लिंक्ड क्या होता है, कोई पर्टिकुलर स्कूल है मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो किसी एनजीओ ने, नॉन गवर्नमेंट को हम एनजीओ या फिर कोई भी नॉन गवर्नमेंट अथॉरिटी मान के अभी हम चलते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा है, सब्सिडी दी है। अब वो लिंक टू प्राइस, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे हैं
ठीक है। उन्होंने बोला कि हर बच्चे को इतना इतना आप उनकी पढ़ाई में इतनी इतनी पर्टिकुलर अमाउंट में छूट दे दो, तो हम इसको लिंक कर सकते हैं टू द पर्टिकुलर बच्चा, है ना। लेकिन मान लो कोई स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो एक एनजीओ ने बोला कि आपका ये वाला स्कूल की पढ़ाई अच्छी है या कुछ आपने वेलफेयर के लिए कुछ बहुत अच्छा करा है, तो हम आपको पर्टिकुलर अमाउंट का सब्सिडी दे देंगे। वो सब्सिडी मान लो 50,000 रुपये उन्होंने ला के सीधे के सीधे लमसम अमाउंट पे कर दी, है ना, दे दी। अभी वो कोई लिंक टू द प्रोडक्ट नहीं है, वो तो एक लमसम अमाउंट पे कर दी, नॉट लिंक नॉट इंक्लूडेड, लिंक्ड विल बी इंक्लूडेड। क्वेश्चन हमेशा ऐसे दिया रहेगा कि these आर द एडजस्टमेंट एंड these आर एडजस्टिंग आफ्टर द सब्सिडरी की एडजस्टमेंट, है ना। तो अगर वो गवर्नमेंट की है तो वो सही है, अगर वो माइनस करी हुई है तो हम उसको प्लस नहीं करेंगे। नॉन गवर्नमेंट की अगर नॉट लिंक्ड है तो भी हम वो सही है, एडजस्टेड मतलब ऑलरेडी माइनस करी हुई है, सब्सिडी को तो माइनस ही करते हैं। नॉन गवर्नमेंट अगर लिंक टू द प्राइसेस है और वो माइनस करा हुआ है तो वो तो गलत करा हुआ है, तो हम उसको वापस से प्लस कर देंगे। दिस इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ द सब्सिडरी। सेक्शन 15(3) बात करता है एक्सक्लूजन्स, यानी कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में। बहुत सिंपल है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट में कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि किस डिस्काउंट को कंसिडर करेंगे फिर उसको नहीं। बहुत सिंपल वे है डेफिनेटली। अगर कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट है, फॉर एग्जांपल आप क्विकली ले लो ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि हम गए, ट्रेड डिस्काउंट तो इनवॉइस में ही नहीं आता है, हम उसको बिल्कुल नहीं कंसिडर करते हैं कि हम गए दुकान पे और वो सबके लिए, मतलब इट इज़ नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शोन इन द इनवॉइस एंड वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज़ रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, यानी कि हमें पता है और हमने वो इनवॉइस में दिखाया भी है कि देखो ये बट ओरिजिनल अमाउंट थी माइनस का डिस्काउंट एंड ये हमारी फाइनल डिस्काउंट आ गया, फाइनल वैल्यू आ गई, सॉरी, ठीक है। दूसरी आती है जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विच इज़ गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज़ बिन इफेक्टेड, बट अब इसमें कंडीशन क्या है, दो टाइप की आती है। आप सप्लाई के बाद ही डिस्काउंट दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो होते हैं इसमें, देखो। Such discount is established in the terms of an agreement at or before the time of supply and such supply and specifically linked to the relevant invoices, and ITC attributable to the discount on basis of document issued by supplier has been reversed returned by the recipient to the supplier। मतलब कि वो कोई ऐसी सप्लाई थी जो ऑलरेडी किसी अग्रीमेंट के थ्रू बनी हुई थी। अग्रीमेंट के मतलब कि अगर किसी वे कोई बड़ा सप्लायर है, ओके, वो सेल कर रहा है और एक छोटे रिटेलर के थ्रू, है ना, तो उसने रिटेलर को बोला कि अगर तू मेरे 10,000 पीस बेच देगा तो मैं तेरे को 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये कंडीशन है, अग्रीमेंट है, तो उसको हम बोलेंगे एस्टैब्लिश इन टर्म्स ऑफ एन अग्रीमेंट, लेकिन वो अग्रीमेंट पहले ही बन गया था एट और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई, है। तो अब अगर वो जो उसका रिटेलर है वो 10,000 प्रोडक्ट्स के एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ होता है अग्रीमेंट में, अगर उस अग्रीमेंट के टाइम में वो सप्लाई कर देता है तो उसने उसकी कंडीशन पूरी कर दी सप्लायर की, है ना, तो वो जैसे उसने सब पूरी कर दी तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अब जो 10% का डिस्काउंट मिलेगा इस तभी माइनस करेंगे। देखो आपको नहीं पता था कि आप 10,000 सब के प्रोडक्ट की सप्लाई पूरी करने वाले हो, नहीं, है ना, तो होना ना होना बस कंटिंजेंट, है ना। तो आप शुरू में ही क्या करते हो, उस पर ITC ले लेते हो, क्योंकि मान लो अगर आप 9,000 पीस देते तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, आप 10,000 बेचोगे आपको तभी डिस्काउंट मिलेगा, तो आपने ऑब्वियसली उस पर ITC ले लिया होगा। तो अब जितना आपका 10% का मान लो आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको ITC रिवर्स करना होगा, क्योंकि आपने ले लिया था, क्योंकि अब आप वैल्यू में से हटा रहे हो, ठीक है। तो उस पर अगर आप ITC रिवर्स कर दोगे एक कंडीशन, और वो पहले से एग्रीमेंट बना हुआ होना चाहिए, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आप डिस्काउंट माइनस कर सकते हो। दूसरा जो डिस्काउंट जिसकी मैं बात करी थी जो माइनस नहीं होता है वो है कि अगर आपको डिस्काउंट मिला फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी कि जो पहले नहीं पता थी, या फिर कोई सीवियर कंडीशंस चल रही थी, ठीक है, और सप्लायर को लग रहा था कि मेरे तो 5,000 का माल भी नहीं बिकेगा या 5,000 प्रोडक्ट्स भी नहीं बेचेंगे,
बिकेंगे। उसने रिटेलर को दिया सीवियर कंडीशन में भी, लाइक लॉकडाउन टाइम पे भी उसका जो रिटेलर था ना, उसने 7-8 हज़ार का बेच दिया। वो बहुत खुश हुआ सप्लायर, तो उसने तभी की तभी बोल दिया कि तूने बहुत अच्छा काम करा, मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ। इट वॉज़ नॉट नोन, इट वॉज़ नॉट शोन, कोई एग्रीमेंट के थ्रू नहीं है, और ये सबके लिए नहीं है। ये तो उस पर्टिकुलर बंदे से खुश हो गया, उसने उसके लिए बोल दिया डिस्काउंट। अब ये थोड़ी हर बंदे को देगा वो डिस्काउंट, लेकिन जो पहला वाला अग्रीमेंट के थ्रू बना था वो उस हर बंदे को मिलेगा जो हर बंदा 10,000 की पूरी कर देगा, है ना। तो ये नोन नहीं था, ये शोन नहीं था, कोई पर्टिकुलर अग्रीमेंट नहीं था एट और बिफोर द टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ सच सप्लाई, है ना। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक न्यू सप्लाई ऐड हुई है थ्रू अमेंडमेंट, इसको भी हम डिस्काउंट कंसिडर करते हैं। वो क्या ऐड हुआ है कि जब हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, छोटा सा इंटरेस्ट अमाउंट कटता है कि जब एक कस्टमर एक किसी साइट के थ्रू पे कर रहा होता है ना उसको, सप्लायर को, तो उसका छोटा सा इंटरेस्ट के फॉर्म में अमाउंट करता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, मिनिमम अमाउंट होता है। तो अगर वो रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रहा है तो उस अमाउंट पे अब गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट पे करेगी, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ सब्सिडी, तो डिस्काउंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो हम उसको भी माइनस कर देंगे कि अब तो उसकी लाइबिलिटी सब्सिडी वो गवर्नमेंट पे कर रही है, तो हमारे रिसिपेंट पे कोई लाइबिलिटी नहीं हुई। बहुत मिनिमल अमाउंट होता है, क्रेडिट कार्ड रुपए क्रेडिट कार्ड पे आया है ये। इसको NCB भी बोलते हैं, NCB। तो NCB जब डिडक्ट होता है तो अब वो गवर्नमेंट को लाइबिलिटी ले रही है अपने ऊपर उसको पे करने की, तो इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डिस्काउंट एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। थैंक यू। हैव वी आर ओवर विद द चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई।